हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ एंड टेंथ क्लास के बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक वंडरफुल सी चीज़ जिसके बारे में या तो कम बच्चे जानते हैं या फिर जो जानता भी है वो इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता, इतना एफर्ट्स नहीं लगाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक नेशनल लेवल के स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में, दैट इज़ NTSC। NTSC का नाम आप बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। बच्चों, बहुत पुराने समय से ये जो प्लान है, ये एक स्कीम चली आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लगभग 5-6 साल बाद हर साल इसमें डिफरेंसेस होते रहते हैं, यानी कि न्यू अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, नई अपग्रेड होते रहते हैं। और जो भी करंट में जो सिचुएशन चल रही है हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों आप सबके लिए, और आप इसे आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है और उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चों, द स्कॉलरशिप अंडर द प्रेजेंट स्कीम अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स फॉर परस्यूइंग कोर्स इन साइंस एंड सोशल साइंस अप टू द डॉक्टोरल लेवल। बच्चों, डॉक्टरल लेवल होता है PhD तक, यानी कि अगर आपने 10th स्टैंडर्ड के लिए एग्जाम होता है और अगर आप 10th स्टैंडर्ड में इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आपका डॉक्टोरल यानी कि PhD तक, यानी कि आप 11th करोगे, 12th करोगे, उसके बाद BSc करोगे, या फिर अगर आप कोई भी डिग्री करते हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, IIT हो, मेडिकल और वेटरनरी एनीथिंग, तो उसमें भी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसके बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाओगे उसमें भी आपको ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी। और अगर आप PhD करते हो यानी कि डॉक्टोरल डिग्री करते हो तो भी आपको ये स्कॉलरशिप मिलना कंटिन्यू रहने वाली है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इन प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक मेडिसिन, यानी कि जी बच्चों, मेडिसिन मतलब ये उसी की बात कर रहा है। मेडिसिन मतलब बच्चों ये बात कर रहा है हमारी MBBS वगैरह के बारे में या और भी जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं। एंड इंजीनियरिंग अप टू 2nd डिग्री लेवल सब्जेक्ट्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस प्रोवाइडेड इन दिस ब्रोशर। यानी कि कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशंस वो मैं आपको शॉर्ट में लास्ट में बता दूंगा कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अभी तक ऑन डेट 2000 स्कॉलरशिप्स टोटल अवेलेबल है। आज की डेट में NTSC के लिए 2000 स्कॉलरशिप ऑल ओवर द कंट्री अवेलेबल है, जिसमें से 15% रिजर्व्ड होती है SC के लिए, 7.5% ST के लिए एंड 20% फॉर OBC। बच्चों, रिजर्वेशन आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह एप्लीकेबल होता है, तो फिर NTSC कैसे इससे दूर रह सकता था, क्योंकि वो भी नेशनल लेवल का एग्जाम है। 4% टू द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप का भी कोटा होता है बच्चों 4%। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं आपको कहूँगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, और उन्हीं चीज़ों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बच्चों, बात कर लेते हैं। ये जो है वो एक स्टेट लेवल एग्जाम होता है। एक स्टेट लेवल एग्जाम होता है सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं। देखो बच्चों, NTSC 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। इसमें हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपना खुद का एग्जाम करती है। उनके खुद के पैरामीटर्स होते हैं, उनकी खुद की एलिजिबिलिटी होती है, और वो बेसिकली वो क्या करते हैं, दिस एग्जामिनेशन इज प्राइमरीली यूज्ड टू रिकमेंड अ गिवन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकंड लेवल टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय NCERT। यानी कि फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन कोई भी स्टेट अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करता है और उसके बाद अपनी मेरिट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आगे सेकंड स्टेज के लिए भेज देता है। उस यानी कि फर्स्ट स्टेज के रिजल्ट के बेसिस पे आपको सेकंड स्टेज में जाना है। फर्स्ट स्टेज में जो भी आपके मार्क्स होंगे वो कुछ रैंक डिसाइड नहीं करने वाले, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो है वो सिर्फ एक क्वालिफायर है। अगर आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सेकंड स्टेज में जाओगे। जो एक्चुअल में जो एग्जाम है वो NCERT कंडक्ट करता है, दैट मीन्स सेकंड स्टेज। This number is based on the enrollment of students at class 9th and 10th in different state or union territories. The candidates are to be recommended on the basis of merit in the written examination conducted by state. देखो, मैंने आपको यही बताया था। Details of the number of candidates for different states or union territories are applicable are notified separately. यानी कि ये अलग अलग स्टेट्स अपने अपने अलग बच्चों को मेरिट के बेसिस पर, यानी कि स्टेज 1 के बेसिस पर आगे निकाल देता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि NCERT का कोई या फिर CBSE का कोई रोल नहीं होता। और अगर आगे बच्चों बात करें तो द स्टेट लेवल स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन फर्स्ट संडे ऑफ द नवंबर एक्सेप्ट इन नागालैंड, अंडमान निकोबार, मेघालय एंड मिजोरम। ये 3-4 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनमें फर्स्ट सैटरडे ऑफ नवंबर होता है एवरी ईयर। फर्स्ट सैटरडे ऑफ द नवंबर एवरी ईयर इन 4 में होता है, और बाकी अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, हर एक स्टेट में इट इज ऑन फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर बाकी स्टेट्स में, बाकी इन 4 में फर्स्ट सैटरडे ऑफ नवंबर में होता है एवरी ईयर, अंटिल अनलेस सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस अकर। स्पेशल सर्कमस्टांसेस जैसे कोरोना, अगर कोरोना आ गया जैसे इस साल आया है तो वो फर्दर डिले भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
The addresses of the liaison of officers of each state or UT union territories are given in appendix with whom information about the state level examination may be sought. अलग अलग लाइजन ऑफिसर्स होते हैं हर एक यूनियन टेरिटरी के और स्टेट के, जिनके अलग अलग से इनकी डिटेल्स इसी बाउचर में दिए हुए हैं। ये आप बाद में चेक भी कर सकते हैं, NTSC की वेबसाइट से ये बाउचर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आती है एलिजिबिलिटी, हु ऑल आर एलिजिबल। देखिए ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 10th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल है। एनी टाइप ऑफ रिकॉग्नाइज स्कूल, जैसे कि इंक्लूडिंग केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हों या फिर नवोदय विद्यालय के बच्चे हो, सैनिक स्कूल के बच्चे हो या नॉर्मल CBSE ICSE कोई भी बोर्ड हो, सारे तरह के बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। विल बी एलिजिबल टू अपीयर एट द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम स्टेट इन विच द स्कूल इज लोकेटेड। ठीक है, हाउएवर नो डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन, कोई डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डोमिसाइल यानी कि आपको उसी स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड नहीं की गई है। बेफिक्र हो जाइए, कोई डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एग्जाम दो, सिलेक्शन लो और स्कॉलरशिप पाओ, दैट्स इट। The state may impose any other eligibility condition for appearing in the screening examination like any qualifying percentage of marks in the previous annual examination। जी हाँ बच्चों, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि स्टेज 1 में बैठने के लिए वो जो स्टेट होगा या यूनियन टेरिटरी होगी वो खुद का कोई रूल लगा सकती है कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड में आए हैं और फर्स्ट स्टेज का NTSC देना चाहते हैं तो आपके 9th स्टैंडर्ड में इतने % मार्क्स होना चाहिए, वो खुद का क्राइटेरिया सेट कर सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन स्टेज। Students registered under open and distance learning OLD are also eligible for scholarship provided the students are below the age of 18 years एंड स्टूडेंट्स शुड नॉट बी एम्प्लॉयड एंड दे अपीयरिंग इन क्लास 10th फॉर फर्स्ट टाइम। तो बच्चों कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ओपन लर्निंग से अपने 10th क्लास के लिए अप्रोच करते हैं। जी हाँ, वो भी एलिजिबल है, ऐसा नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है, वो भी एलिजिबल है, लेकिन कंडीशन सिर्फ थोड़ी सी उनके लिए ऐसी है कि उनकी एज 18 ईयर्स से कम होनी चाहिए और वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं होना चाहिए, यानी कि वो बेरोजगार होने चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास रोजगार है, आई मीन एम्प्लॉयमेंट है, तो उसको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। तो ये बात होगी बच्चों एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के बाद हम नाउ बात करेंगे हाउ टू अप्लाई कि बच्चों इस एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करना है। द स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10th इन द कंट्री ought to be on the lookout for any advertisement in the newspaper or circulars in the schools by the respective government of their state or union territory for the above said examination and act as per the requirement given in the state advertisement circular। जी है बच्चों, हर एक स्टेट में या तो वो अपने स्टेट के न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर वो अलग से स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आपको, जैसे ही स्कूल्स के पास नोटिफिकेशन आती है तो वो अपने स्कूल के जो नोटिस बोर्ड होता है उन पे इन्फॉर्मेशन जरूर लगा देंगे कि NTSC के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं, जल्दी से फिल करिए। और उसमें उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा ये भी वहाँ पर सब कुछ दिया होगा। जितनी भी कंडीशंस होंगी कि प्रीवियस ईयर क्लास में इतने % होने चाहिए, वो सारे क्राइटेरिया आप वहाँ से अपने रिस्पेक्टिव स्टेट का यू कैन मैनेज फ्रॉम देयर। एनी अदर इन्फॉर्मेशन or query about the details of the state level examination may be had from liaison officer of the state or union territory agencies, the addresses of which are given in the appendix। और बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग, अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो इन ऑफिसर्स के नंबर्स, एड्रेसेस एंड एवरीथिंग, ईमेल्स एंड फैक्स, एवरीथिंग इज गिवन इन द ब्रोशर इटसेल्फ। तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। द फील्ड एप्लीकेशन बाय द स्टूडेंट शुड बी सबमिटेड टू द स्टेट liaison officer duly signed by the principal of the school before the due date। देखो बच्चों फॉर्म आपको ऐसे भरना है, फॉर्म भरते वक्त आपको क्या करना है, एक प्रिंट आउट निकलवाना है फॉर्म का, जो फॉर्म एलिजिबल होगा उसको फिल करेंगे एंड दैट फॉर्म इज टू बी साइंड बाय योर प्रिंसिपल, यानी कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल को उस पर साइन करना है, यानी कि उसको वेरीफाई करना है और वो फॉर्म आपको फिर स्पीड पोस्ट कर देना है अपने इन ऑफिसर के गिवन एड्रेस पे जो आपके स्टेट के सर्कुलर में गिवन होगा। दैट विल बी फॉर यूनिट और स्टेज 1। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। देखो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एज अनाउंस बाय स्टेट वो अनाउंस करेगा। मान लीजिए अगर कर्नाटका में ये एग्जाम होता है तो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ा भी हो सकती है। अगर ये आसाम में होता है तो वहाँ पे आसामी हो सकती है। अगर तमिलनाडु में होगा तो वहाँ पे तेलुगु हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो रीजनल लैंग्वेजेस होगी वो हर एक स्टेट पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी एग्जाम में, कौन से मीडियम में अपना वो एग्जाम कंडक्ट कराना चाहता है। अगर फीस की बात करें बच्चों तो वो स्टेज 1 है। स्टेज 1 के लिए आपको जो भी फीस इंपोज की गई है बाय स्टेट दैट यू हैव टू गिव। कोई भी स्टेट जो स्टेज 1 के लिए एग्जामिनेशन फीस जो होगा वो देगा तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन स्टेज 2 का जो एग्जाम होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बच्चों एग्जामिनेशन की बात करते हैं। एग्जामिनेशन जो होता है स्टेट लेवल एग्जामिनेशन यानी कि आपका फेज 1 जो NTSC का होगा 2 पार्ट्स में होगा। 2 पार्ट्स यानी कि फर्स्ट पार्ट विल बी मैट एंड सेकेंड पार्ट विल बी योर सैट। तो बच्चों होता क्या है, ये मैट जो है एक तरीके से मेंटल एबिलिटी के लिए होता है।
एंड पार्ट 2 इज स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, SAT, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड यानी कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज। मैथ जो होगा वो आपके ब्रेन का लेवल चेक करेंगे, यानी कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी, योर जनरल एप्टीट्यूड, योर लाइक जनरल स्किल, GK एंड ऑल। और जो सेकंड जो एग्जाम होगा SAT, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें दे विल गिव योर सब्जेक्ट्स लाइक SST विल बी देयर, मैथमेटिक्स विल बी देयर एंड साइंस विल बी देयर। तो ये सब इंक्लूड होगा SAT में, जिनकी फर्दर डिटेल्स हम आगे बात करने वाले हैं। अब बच्चों ये देखिए, हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में, यानी कि मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होगा बच्चों वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का होगा। टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स होगी। और टाइम ड्यूरेशन अगर 120 मिनट्स है मतलब आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम मिल रहा है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग उनका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि 40% ऑफ द अदर जनरल एंड OBC की, जनरल एंड OBC को मोर देन 40% स्कोर करना होता है। दैट मीन्स द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ऑल्दो इट कैन वेरी ऑन द स्टेट्स, हर एक स्टेट में ये वेरी कर सकता है। ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और ये कब होता है? फर्स्ट संडे ऑफ द नवंबर, जनरली फर्स्ट संडे ऑफ द नवंबर में होता है हर एक स्टेट में। और 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, यूजुअली मॉर्निंग में 9:30 AM टू 11:30 AM। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। कोई भी नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप चिंता मत कीजिए। IITs और नीट की तरह पे जैसे JEE के एग्जाम में होता है, नीट के एग्जाम में होता है, नेगेटिव मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 इसी तरीके से। लेकिन NTSC में ऐसी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है बच्चों। ओनली कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द बोथ पेपर्स सेपरेटली विल बी कंसीडर्ड फॉर मेरिट, यानी कि हर एक बच्चे को दोनों पेपर में 40% स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी और उस मेरिट के बेसिस पर यू कैन अपीयर फॉर द सेकंड स्टेज। सिलेक्शन ऑफ द awardee will be made on the basis of total marks obtained in मैट एंड सैट बेस्ड ऑन मेरिट। जी हाँ, बिल्कुल यही होने वाला है। देखिए, जो कैंडिडेट्स फिजिकली और विजुअली चैलेंज्ड होंगे, जो कैंडिडेट्स विजुअली चैलेंज्ड होते हैं यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए जो टाइम होगा वो 2.5 घंटे का होगा। दैट मीन्स हाफ आवर मोर देन द नॉर्मल कैंडिडेट, ठीक है बच्चों। तो ये बात हुई पेपर 1 की। पेपर 2 की अगर हम बात करें, पेपर 2 में ये आ गया पेपर 2, ठीक है बच्चों। सेम डे ये एग्ज़ाम हेल्ड होता है, बिल्कुल सेम डे होगा, उसी दिन ही एग्ज़ाम कराया जाता है। और दे विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, दैट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोनों एग्जाम में पेपर 1 पेपर 2 किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेम डे एग्जाम हेल्ड होता है, यानी कि आपको 9:30 टू 11:30 अगर पहले वाला पेपर हुआ था तो पेपर 2 आपका 1:30 टू 3:30 होगा, ठीक है। सिमिलरली जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट होंगे उनको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, देखो मार्किंग स्कीम बड़ी स्ट्रेंज है। मैथमेटिक्स को सिर्फ 20 मार्क्स में कंसिडर किया गया है, सोशल स्टडीज़ को 40 मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि SST को 40 मार्क्स, एंड साइंस को भी 40 मार्क्स, यानी कि 40 क्वेश्चन साइंस, 20 क्वेश्चन मैथ्स, एंड सोशल साइंस को 40 मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि सोशल साइंस अपने आप में बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाता है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इन चारों सब्जेक्ट्स की वजह से सोशल साइंस की वेटेज मैथमेटिक्स से ज़्यादा कर दी गई है। तो इसका मतलब सोशल साइंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि साइंस के बारे में बच्चे ज़्यादा सोचते हैं तो साइंस और मैथ्स पे फोकस करें, नहीं, आपको SST को मोर देन मैथमेटिक्स प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये एग्जाम जो है वो क्लियर हो पाएगा। बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। स्टेट और यूनियन जो यूनियन टेरिटरी जो होती हैं विल प्रिपेयर मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इंश्योरिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन बोथ द टेस्ट सेपरेटली। अलग अलग दोनों टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके एग्रीगेट के मार्क्स के बेसिस पर आपको क्वालिफाई की लिस्ट में डाला जाएगा। दोनों पेपर में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड दिस क्वालिफाइंग मार्क्स आर 40% इन केस ऑफ जनरल, यानी कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो स्टेज 1 के पेपर में आपको मोर देन 40 दोनों एग्जाम्स में पार करना है, यानी कि दोनों पेपर में आपके 100 में से मोर देन 40 एग्जाम्स होने चाहिए। और OBC कैटेगरी के लिए यही 32%, OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए 40 है, और 32% फॉर ST एंड SC, यानी कि ST एंड SC कैटेगरी के लिए या फिर जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं 32% हो जाते हैं। The result of state level talent examination is declared in the months of January and February by the states and union territory themselves. तो बच्चों ये आपको जो एग्जाम हुआ है नवंबर के फर्स्ट वीक में, इनके जो रिजल्ट्स होंगे जनवरी और फरवरी के अंदर आपका पर्टिकुलर स्टेट इनके रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, यानी कि मेरिट लिस्ट निकाल देता है। एंड दिस एग्जामिनेशन इज यूज्ड ओनली टू रिकमेंड द कैंडिडेट्स फॉर सेकंड लेवल NTSC एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द NCERT. द मार्क्स ऑफ द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन आर नॉट एडेड टू द NLE, यानी कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। बच्चों
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाली लाइन में आती है कि इस जो स्टेज 1 के जो मार्क्स होंगे वो आपके एक्चुअल जो मेरिट लिस्ट होगी, यानी कि जो जिस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उसमें ऐड नहीं होते। यानी कि स्टेज 1 इज जस्ट अ क्वालिफाइंग स्टेज, जहां पे आपको क्वालिफाई करना है, अपने आप को एलिजिबल बताना है सेकंड स्टेज के लिए, दैट्स इट। इससे आगे इसका कोई भी महत्व नहीं है। नो कोरस्पोंडेंस विल बी एंटरटेन्ड बाय एनसीईआरटी विद रिगार्ड टू द फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। द कैंडिडेट हैविंग एनी क्वेरी और complaint clarification with regard to the state level examination shall have to correspond only to the state examination agencies। तो इसका मतलब ये वो बच्चों की अगर स्टेट लेवल का जो एग्जामिनेशन है, यानी कि हमारी स्टेज 1, उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई कंप्लेंट है, कोई रिजल्ट से आप खुश नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेट के पास जाकर डिस्कस करनी है। यू कैंट ब्लेम एनटीएससी और एनसीईआरटी फॉर दैट पर्पस। एनसीईआरटी को आप उस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी की जो ड्यूटी होती है वो स्टेज 2 से शुरू होती है। अब बच्चों बात करते हैं स्टेज 2 की, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट। यहाँ इस पेपर में, इस एग्जाम में जो आप स्कोर करने वाले हो, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन वेदर यू विल गेट द एनटीएससी स्कॉलरशिप और नॉट। ठीक है, देयर इज नो फी ऑफ एनी काइंड फॉर अपीयरिंग इन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। ये बोलना चाहता है कि इस एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि स्टेज 2 के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो मैंने आपको पहले ही बताया था। स्टेज 1 के लिए इट डिपेंड्स कि पर्टिकुलर स्टेट के बारे में या फिर यूनियन टेरिटरी की वो अपना कोई फीस चार्ज करे स्टेज 1 कंडक्ट कराने के लिए, लेकिन जब स्टेज 2 सेकंड यानी कि स्टेज 2 जब कंडक्ट होगी तो उसकी कोई फीस नहीं है। यानी कि एनसीईआरटी इज नॉट चार्जिंग एनी फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर स्टेज 1 रिस्पेक्टिवली। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी कि एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन इज ओपन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन नेशनैलिटी वेदर दे स्टडीड इन इंडिया और अब्रॉड। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी इंडियन नेशनैलिटी वाला बंदा जो सिर्फ इंडिया में पढ़ा वो एलिजिबल है। फॉरेन कंट्री में जो पढ़े हैं अपने बच्चे, यानी कि इंडियन नेशनैलिटी उनके पास होनी चाहिए, फॉरेन से पढ़े हैं लेकिन फिर भी वो इस एनटीएससी के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि बच्चों ये अपने आप में एक नेशनल लेवल से हटके इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम बन जाता है, क्योंकि बाहर से भी बच्चे इस एग्जाम को आकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कैंडिडेट्स स्टडिंग इन इंडिया। कैंडिडेट्स अगर स्टडी में बढ़ रहा है तो दे आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड बाय द स्टेट यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी ऑन द सेकंड संडे ऑफ मे। देखिए बच्चों, आपका जो फर्स्ट एग्जाम था वो फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर में होता है, लेकिन स्टेज 2 जो होगा सेकेंड संडे ऑफ मे होगा। यानी कि आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होगे, उस वक्त आपका ये सेकेंड लेवल का एग्जाम जो है वो होने वाला है। ईच ईयर अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड, अगर मतलब यूजुअली ये ट्रेंड होता है, बट अगर नोटिफिकेशन का वेट करना है फिर भी, क्योंकि हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाए। तो जो इंडिया वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बस इतना सा है कि उन्हें स्टेज 1 अपने पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में क्वालिफाई करना है, उसके बाद सेकंड स्टेज के लिए वो एलिजिबल है और सेकंड स्टेज में अपना एग्जाम दे सकते हैं। एंड दिस इज द लिंक फॉर फिलिंग द फॉर्म www.ncert@nic.in। दिस इज द पोर्टल थ्रू विच the date and time and notification and form filling is available for NTASC। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट स्टडिंग अब्रॉड। जो कैंडिडेट जो है अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, द इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड इन क्लास 10th और इक्विवेलेंट क्लास शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कि जो फॉरेन कंट्री में अपने जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास इंडियन नेशनैलिटी है, वो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज से एग्जेम्प्टेड है, यानी कि उन्हें कोई फर्स्ट स्टेज नहीं देना पड़ता, डायरेक्टली दे विल ऐड अप इनटू सेकंड स्टेज। यानी कि बच्चों फर्स्ट स्टेज तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन खतरनाक कट थ्रोट कंपटीशन आएगा स्टेज 2 में, क्योंकि वहां पर सिर्फ नेशनल लेवल के बच्चे नहीं होंगे, इंटरनेशनल लेवल के भी बच्चे आ जाएंगे। लेकिन फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। इफ यू आर थोरो विद योर एनसीईआरटी, इफ एनसीईआरटी इज ऑन योर टिप्स ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ साइंस, एसएसटी एंड मैथमेटिक्स, देन डेफिनेटली यू विल गेट। ओके बच्चों, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन सेकंड लेवल एनटीएससी एग्जामिनेशन ओनली इफ ही और शी हैज ऑब्टेन एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द प्रीवियस एनुअल एग्जामिनेशन। लेकिन बच्चों उनके लिए भी एक क्राइटेरिया एनटीएससी ने यानी कि एनसीईआरटी ने रखा हुआ है, वो ये है कि जो भी बच्चे फॉरेन से हमारी कंट्री में आएंगे उन्हें उनकी खुद की प्रीवियस क्लास में मोर देन 60% स्कोर होना चाहिए, तभी वो एनटीएससी की हमारी डायरेक्ट सेकंड स्टेज में अपीयर हो सकते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन एनटीएससी एग्जामिनेशन एट द सेंटर ऑफ इंडिया एट हिज और हर ओन कॉस्ट। यानी कि वो फॉरेन से इंडिया आएंगे एग्जाम देने, तो देखो बच्चों अपने आप में कितना ज़्यादा खर्चा होगा, उन्हें फ्लाइट बोर्ड करना पड़ेगा, होटल में स्टे लेना पड़ेगा, जैसे भी मैनेज करना है। अगर वो इतनी कम स्कॉलरशिप के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए इतनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं, तो यूजुअली बहुत ज़्यादा बच्चे आते नहीं हैं, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। A candidate desiring to appear in the NTSC examination may request through the head of the institution where he or she is studying along with the attested copy by head
हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अ कैंडिडेट डिजायरिंग टू अपीयर इन द एनटीएससी एग्जामिनेशन में रिक्वेस्ट थ्रू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर ही और शी इज स्टडिंग अलोंग विद एन अटेस्टेड कॉपी बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द मार्कशीट ऑफ क्लास 9th। यानी कि वो जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, फॉरेन में जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वहाँ से उन्हें अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मीन्स प्रिंसिपल या फिर डीन, उनसे कोई एक कॉपी लानी पड़ेगी, एक पूरा फुल सर्टिफाइड फॉर्म में उन्हें अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा कि वो इस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, उन्होंने 9th क्लास को मोर देन 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है, देन ओनली दे विल रीच, देन दे विल बी एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम, एंड देन आफ्टर दैट दे हैव टू रिक्वेस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सर्वे डिवीजन एनसीईआरटी, देन उन्हें एनसीईआरटी में आकर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बाय लेटेस्ट 31 दिसंबर ऑफ द कंसर्न्ड ईयर। यानी कि स्टेज 2 अगर अगले साल मई में होना है तो इस साल में बाय 31 दिसंबर दे हैव टू रिपोर्ट इन द एनसीईआरटी डिपार्टमेंट इन द दिल्ली टू अप्लाई फॉर द stage 2 exam. The counseling shall allot roll number to the eligible candidate and inform them about the date and time and venue of the examination along with other relevant instruction. तो जो काउंसिल होगी, यानी कि जो भी काउंसिल होगी जो एग्जाम कंडक्ट करेगी लाइक एनसीईआरटी, तो वो उनको एग्जाम डेट एंड टाइम एवरीथिंग दे विल नोटिफाई आइदर ऑन देयर वेबसाइट और थ्रू द मेल्स, वट एवर मीडियम दे चूज। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द सेंटर शैल बी एंटरटेन, यानी कि सेंटर में चेंज के लिए कोई रिक्वेस्ट हम नहीं डाल सकते, सेंटर में चेंज के लिए हम कोई रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। इफ अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड द स्कॉलरशिप शैल बी पेड फॉर परस्यूइंग स्टडीज इन इंडिया ओनली। और अगर जो फॉरेन से वो बंदा आया है या वो जो भी बच्चा आया है, जो कैंडिडेट आया है, उसको अगर स्कॉलरशिप मिलती भी है तो वो सिर्फ तब एप्लीकेबल होती है अगर वो इंडिया में पढ़ता है। अगर वो इंडिया में नहीं पढ़ रहा तो वो उसको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो भाई अगर वो फॉरेन छोड़ के इंडिया में आना चाहता है, इंडिया में पढ़ना चाहता है, देन ओनली ही विल बी एलिजिबल और गिवन दी स्कॉलरशिप। चेंज ऑफ द सेंटर विल बी परमिटेड इन जेन्युइन केसेस एंड एज पर एज इंस्ट्रक्शन इशूड फ्रॉम एनसीईआरटी। चेंज ऑफ सेंटर की जो होगी एज पर एज एनसीईआरटी अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर भी सकती है, तो उसमें आपकी मर्जी नहीं चलने वाली, रीजन बहुत जेन्युइन होना चाहिए। अब बच्चों बात कर लेते हैं सिलेबस की। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। देखिए सबसे बड़ा हेडिंग यही है, नो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, यानी कि कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। इसका मतलब कुछ भी आ सकता है। तो बच्चों कोई सिलेबस नहीं है फॉर एनटीएससी एग्जाम्स। हाउएवर द स्टैंडर्ड ऑफ आइटम्स शैल बी कन्फर्मिंग टू द लेवल ऑफ 9th एंड 10th। लेकिन ये दोनों मेन है, 9th और 10th पे आपको फोकस करना है। 9th और 10th जो होती है ये मेन होती है। अ सेपरेट बुकलेट कॉल्ड लर्न अबाउट द टेस्ट containing sample items for both the test MAT and SAT is available in print as well as on the NCERT website। तो अगर आप NCERT की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सैम्पल क्वेश्चंस पेपर वहाँ से मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमें फॉर्मेट मिलता है और हमें टॉपिक्स के बारे में पता चलता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। नाउ वी कम टू द स्कीम ऑफ टेस्टिंग। स्कीम ऑफ टेस्टिंग यानी कि कैसे कैसे ये होता है। तो सिमिलरली इट इज़ एज सिमिलर एज, बिल्कुल उसी के जैसे सिमिलर होता है फर्स्ट सेकेंड संडे ऑफ मे एवरी ईयर। तो बच्चों सेकंड संडे ऑफ मे एवरी ईयर एग्जाम कंडक्ट होता है। सिमिलरली जो पेपर 1 होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैथ, सिमिलरली 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। यानी कि जो हमने स्टेट वाले एनटीएससी की स्टेज 1 के बारे में बात की, सिमिलरली यहाँ पे भी वही मैथ होता है, सेम पैटर्न। और अगर हम ये सेट की बात करेंगे दैट इज सेकेंड संडे ऑफ मे, यानी कि आफ्टरनून में सेम डे ये भी होगा, ठीक है। और इसमें अगर मैट की बात करेंगे तो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस 120 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग। ओनली कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द बोथ पेपर्स सेपरेटली शैल बी कंसिडर्ड। और बच्चों वही कंडीशन है कि इन दोनों पेपर्स में अलग अलग आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे और उस क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सिलेक्शन ऑफ द अवॉर्डी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन द मैट एंड सेट। देन देखिए आपको क्वालिफाई तो दोनों करने हैं, लेकिन फाइनल जो मेरिट प्रिपेयर होगी वो दोनों के मार्क्स के एडिशन के बेसिस पर होगी। जो टोटल मार्क्स आपने दोनों 100 वाले मैट और 100 वाले सेट, यानी कि स्टेज 2 सिर्फ जो एनसीईआरटी ने कंडक्ट किया है उस वाले में सेट और मैट के बेसिस पर, यानी कि 100 यानी कि टोटल 200 में से आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो प्रिपेयर होगी और उसके हिसाब से फिर आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये रहा बच्चों पेपर 2 स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड, यानी कि सेम डे ये होने वाला है। दिस इज पेपर 2, ये उसका सिलेबस साइंस मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस सिमिलरली एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो बच्चों ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। एंड देन मार्क्स स्कोर्ड इन द मैट एंड सैट बेस्ड ऑन मेरिट। और बच्चों इसी बेसिस पे आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि साइंस और एसएसटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड मैथमेटिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। If there is any change in pattern in the stage 2 examination, same will be communicated later to the NCERT website ncert.nic.in। यहाँ पर NCERT की वेबसाइट गिवन है, इस पर आप रेगुलरली खुद को अपडेट रख सकते हैं। ऑल्दो जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको वीडियोस के थ्रू यहाँ पर लगातार देते रहेंगे।
अब ये बच्चों रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, पेपर 1 यानी कि मैट और सैट जो हमने बात की, बोथ टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेड ऑन द सेम डे, यानी कि सेम डे होंगे। मैट की अगर बात करें, देखो बच्चों इन्होंने डिटेल में दे दिया। अब मैट की अगर बात करेंगे तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट 100 मल्टीपल चॉइस आइटम्स होंगे, 4 ऑल्टरनेटिव यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक टिक करना है। ईच आइटम विल बी कैरिंग 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर आइटम्स ऑन द सेपरेट OMR शीट एज पर एज इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द टेस्ट बुकलेट। और बच्चों आपको OMR शीट दी जाएगी, यानी कि फिल करने के लिए, जैसे नीट और IITs में होता है एक OMR शीट होती है जिसमें हर एक क्वेश्चन को फिल करने के लिए 4 बबल्स होते हैं और आपको वो बबल्स फिल करने होते हैं इन रिस्पेक्ट टू कोरस्पोंडेंस टू पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो देन सिमिलरली इन सैट में भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे ये सबसे अच्छी चीज़ है कि 40 आइटम्स फ्रॉम साइंस, 40 आइटम्स फ्रॉम सोशल साइंस एंड 20 आइटम्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। दैट मीन्स यानी कि 40 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 40 सोशल साइंस के होंगे। टोटल साइंस और सोशल साइंस मिला के आपको 80% कवर करते हैं, रेस्ट 20% इज अप टू मैथमेटिक्स। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर द आइटम्स ऑन अ सेपरेट OMR। सिमिलरली इसमें भी आपको एक OMR शीट फुलफिल करनी होती है। तो बच्चों अगर मीडियम की बात करें, द टेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द फॉलोइंग लैंग्वेज। असम में असमिया, बंगाल में बंगला, इंग्लिश में भी होगा, गुजराती में भी होगा, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी और तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। सो ऑल दीज लैंग्वेजेस जो भी इंडिया में अच्छे खासे लेवल पे हैं, उन हर एक लेवल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि अगर किसी भी स्टेट के रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले जो बच्चे होते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना आए। द कैंडिडेट्स हैज़ टू मेंटेन हिज ऑप्शन रिगार्डिंग द लैंग्वेज इन विच ही और शी वांट टू टेक द टेस्ट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो फिल करेंगे, अगर इंग्लिश फिल करते हैं तो आपको इंग्लिश में आंसर देना है, अगर हिंदी फिल करते हैं तो हिंदी वाले में आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपने हिंदी भर दिया और फिर आप बाद में जाके इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंगली द क्वेश्चन बुकलेट इन दैट लैंग्वेज शैल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट एट द सेंटर। और उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन बुकलेट सेंटर पर दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरते वक्त, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। आफ्टर एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ द मीडियम विल बी एंटरटेन, यानी कि मीडियम चेंज करने के लिए कोई रिक्वेस्ट या फिर कोई दूसरा रास्ता अवेलेबल नहीं होता। अलॉटमेंट ऑफ ई एडमिट कार्ड, और बच्चों जैसे ही एग्जाम पास आने वाला होगा उससे थोड़े दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जो होगा वो नोटिफाई करा दिया जाएगा, वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा। एनसीईआरटी शैल अपलोड ई एडमिट कार्ड्स फॉर द सेकंड लेवल एग्जामिनेशन ऑन इट्स वेबसाइट। अपनी वेबसाइट पर एनसीईआरटी जो है अपना एडमिट कार्ड वहाँ पर निकाल देगा और एडमिट कार्ड को आपको लेना है और सेम एग्जामिनेशन अथॉरिटी के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और अगर आपको एड्रेस चेंज करवाना है तो बहुत जेन्युइन रीज़न के साथ ही आप वो करवा सकते हैं, एंड दैट यू हैव टू रिपोर्ट टू द एनसीईआरटी। आगे जो हम बात करने वाले हैं, वेन्यू, डेट एंड टाइम ऑफ द टेस्ट, ये सब आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। तो कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड देमसेल्व्स बिफोर 21 डेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जब एग्जाम की जो डेट होगी उससे 21 दिन पहले एडमिट कार्ड्स एनसीईआरटी की वेबसाइट पर आ जाएंगे और वहाँ से जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उस पर आपके टेस्ट सेंटर का वेन्यू, टाइमिंग्स एंड डेट एवरीथिंग विल बी देयर ऑन द एडमिट कार्ड। देन विल टॉक अबाउट सबमिशन ऑफ फोटोग्राफ। आफ्टर द एडमिशन लेटर इशू टू द कैंडिडेट शैल कंटेन ई एडमिट कार्ड टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। जो ई एडमिट कार्ड उसको मिलेगा उसको कैंडिडेट को फिल करना है, एंड दे हैव टू पेस्ट एन अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उनको उस पर अटेस्टेड फोटोग्राफ भी लगाना है। अटेस्टेड फोटोग्राफ का मतलब क्या हुआ? अटेस्टेड फोटोग्राफ का मतलब ये होता है कि आप जो भी एडमिट कार्ड आपका निकलेगा तो वो आपको अटेस्ट करवाना है, यानी कि अपने प्रिंसिपल से आप उस पर स्टैंप लगवा सकते हैं, साइन करवा सकते हैं। दिस शैल हैव टू बी सबमिटेड टू द सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ऑन द डे ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। और ये जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन उस एग्जाम की आंसर शीट के साथ ही सबमिट हो जाएगा। देखिए बच्चों, आप एडमिट कार्ड वापस लेके नहीं आएंगे, एडमिट कार्ड आपने जाके टेस्ट वाले दिन सबमिट करना है, लेकिन उस पर प्रॉपर आपका फोटो पेस्ट करना है और उसको वेरीफाई करवाना है, यानी कि अटेस्ट करवाना है विद गेजेटेड ऑफिसर, यानी कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल से भी आप वो स्टैंप लगवा सकते हैं और वो साइन कर देंगे। दैट मीन्स योर एडमिट कार्ड इज रेडी एंड यू कैन गो फॉर द एग्जामिनेशन। व्हेन यू विल go to the examination center, they will keep your admit card with themselves along with your answer sheet, and then question booklet you can carry with yourself। आप question booklet बाद में अपने साथ ला सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम के सेंटर के बारे में। जनरली द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्टेट शैल बी अलॉटेड टू द सेंटर इन द सेम स्टेट। जनरली जो सेंटर होता है वो सेम स्टेट में होता है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन सेंटर इन ईच स्टेट फॉर NTESC। द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड द सेंटर शैल बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल सुपरिटेंडेंट अपॉइंटेड बाय NCERT। तो जनरली एक स्टेट में एक ही सेंटर होता है और वहाँ पे सारे बच्चों को जाके एग्जाम देना होता है, और वो जो सुपरविजन करता है उसका NCERT अपने पर्टिकुलर सुपरविजन यानी कि अपने इंस्पेक्टर्स को वहाँ पे भेज देती हैं। उनके सुपरविजन में, उनकी देखरेख में सारा जो काम होता है, और उसी सुपरविजन यानी कि उस सुपरिटेंडेंट को जो NCERT ने अपॉइंट किया वहाँ पर, उसी को आपको अपना एडमिट कार्ड सबमिट करना होता है। एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर फॉर ईच सेंटर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द NCERT। ऑब्जर्वर भी NCERT अपॉइंट करती है। चेंज ऑफ द सेंटर के बारे में आप बात कर चुके हैं। विद इन 15 डेज ऑफ द डाउनलोड ऑफ द ई एडमिट कार्ड प्रायर एटलीस्ट 21 डेज ऑफ एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन के लगभग 20-21 दिन पहले जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हो तो विद इन 15 डेज ऑफ द डाउनलोड के विद इन 15 डेज आपको एनसीईआरटी को ये बताना होता है कि हमारा जो कोई भी चेंज करवाना है, सेंटर चेंज करवाना है, सेंटर का एड्रेस चेंज करवाना है, दैट यू कैन अप्लाई फॉर। अब हम बात करते हैं बच्चों मार्किंग के बारे में। मार्किंग में देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये है नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट मीन्स आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। इवन देन अवॉइड गेसिंग, हमेशा कोई भी आंसर अगर आपको नहीं भी आता तो वो भी लॉजिकली आंसर करके आए ताकि उसकी ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। देन प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट की अगर हम बात करें, प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट कैसे होता है तो बच्चों स्कोरिंग ऑफ द ओएमआर शीट आर बोथ बाय मैथ एंड सेट, यानी कि मैथ एंड सेट बोथ ओएमआर शीट आपकी स्कैन होकर चेक होती है थ्रू कंप्यूटराइज्ड मेथड, कंप्यूटर से बिल्कुल चेक होती है और वो स्कैन कॉपीज रिजल्ट आने से पहले आपको वेबसाइट पे दिखा भी दी जाएंगी। आप क्या आंसर फिल करके आए हैं, आप क्वेश्चन बुकलेट अपने साथ पहले ही ले आए थे और जब रिजल्ट आने से पहले आपको आपकी ओएमआर शीट स्कैन करके आपको नीट जो है वो जो एनसीईआरटी होगी वो अपनी आपकी जो स्कैन्ड ओएमआर शीट होगी रिजल्ट अनाउंस करने से पहले वो आपको डिस्प्ले कर देंगे, यानी कि आप उसकी पीडीएफ फॉर्मेट स्कैन कॉपी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे देख सकते हैं और अपने मार्क्स वहाँ पर अपने आंसर बुकलेट जो एनसीईआरटी बाद में जारी करता है, जो आंसर कीज एनसीईआरटी निकालता है उससे अपनी आंसर शीट को मैच करके आप पहले ही अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। Then all possible precautions are taken and necessary checks applied while processing the result to ensure zero error। तो बच्चों उस पर हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसमें ऑलरेडी जीरो एरर होते हैं तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देन मार्किंग ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो ईच कैंडिडेट शैल गेट 1 मार्क फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स, करेक्ट आंसर के लिए एक क्वेश्चन मिलेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इन आइदर ऑफ द टेस्ट, किसी भी टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नीवरदलेस कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू रिजोर्ट टू द ब्लाइंड गेसेस, इसलिए लेकिन फिर भी ये एडवाइस किया जाएगा कि ब्लाइंड गेसिंग अंधाधुंध आपको कोई भी आंसर मार्क नहीं करना है। प्लीज बी लॉजिकल एंड बी प्रैक्टिकल। Processing of the result, declaration of the result, final awards shall be declared on the basis of combined scoring MAT and SAT। only the selected candidates shall be informed by registered letter through NCERT वेबसाइट, यानी कि NCERT की वेबसाइट पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे स्कॉलरशिप के लिए उनकी लिस्ट NCERT की इस वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी रिवील्ड टू द कैंडिडेट्स इंडिविजुअली थ्रू एनसीईआरटी वेबसाइट, यानी कि हर एक बच्चे जैसे आपका 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, इसी तरीके से आपका एनसीईआरटी का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। देखो बच्चों वहाँ पर ऑलरेडी एनसीईआरटी बहुत सारे प्रिकॉशन ले लेती है जीरो एरर करने के लिए, इसलिए रीचेकिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई बच्चा ये नहीं कर सकता कि वो अपनी आंसर शीट को रीचेक के लिए भेज दे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उसके लिए आपको देखो candidates will be provided facility to have access to their scanned OMR sheet which will be placed on NCERT website along with final scoring key so that they can calculate their own score। बच्चों आप खुद का स्कोर भी लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर NCERT आंसर कीज अपलोड करता है। आपकी OMR शीट जो आप आंसर लगा के आए थे टेस्ट वाले दिन वो आपकी OMR शीट भी NCERT अपलोड करता है ताकि आप खुद भी अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। सो देयर इज जीरो एरर, ठीक है। तो आप रीचेकिंग के बारे में तो भूल ही जाइए कि आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोटा अलॉटेड। देखिए यहाँ पे हर एक स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी सीट्स हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए 20, आंध्र प्रदेश के लिए 263, अरुणाचल प्रदेश के लिए 50, आसाम के लिए 202, बिहार के लिए 691, चंडीगढ़ के लिए 20, छत्तीसगढ़ के लिए 195, दादर एंड नगर हवेली के लिए 20, दमन एंड दीव के लिए 20 एंड दिल्ली के लिए 153, गोवा के लिए 50, गुजरात के लिए 360, हरियाणा 186। तो बेसिकली अगर आप हरियाणा में हैं यानी कि मेरे आसपास के जो ज़्यादा लोग हैं 186 एंड दिल्ली में वी है 153, ठीक है बच्चों। हिमाचल प्रदेश में 51 शीट्स आर देयर, जम्मू कश्मीर 64 एंड आगे बात करें तो आगे स्टेट्स की अगर कर्नाटका 371, केरला 220, लक्षद्वीप 20, मध्य प्रदेश 530, महाराष्ट्र 774, मणिपुर 50, मेघालय 50, मिजोरम 50 एंड लेटर ऑन नागालैंड 50, उड़ीसा 259, पुडुचेरी 20, पंजाब 183, राजस्थान 485, सिक्किम 50, तमिलनाडु 466। सो दिस इज द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, यानी कि अगर आप हरियाणा में हैं सो यू हैव टू बी इन टॉप 180 स्टूडेंट्स बिकॉज देयर आर ओनली 188 सीट्स एज पर एज द इंफॉर्मेशन, सॉरी 186 सीट्स आर देयर, सो यू हैव टू बी इन टॉप 186 स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट इटसेल्फ इन द होल NCERT। So there are further the list: Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh 1408, Uttarakhand 79, West Bengal 569। So basically it doesn't mean कि उत्तर प्रदेश में 1408 सीट्स हैं, 1408। It is because they are having the most populated density, most densely
populated state of the country, so it deserve the more number of the seats. So total बच्चों, total there are 8387 seats available for NTSC, and even in 180, even in, if you will consider in Haryana 186, even in that 27% reserved for ST, 15% for SC, 7.5% for ST candidates, and 27% for OBC. So reservation is also there. So try to come in top 100 students, then only you will be able to get the scholarship by the government. The rate of scholarship provided by the government: higher secondary level, that means 11th and 12th students, they will be given 1250 per month. Graduate and postgraduate 2000 per month, and PhD degree holder, that means doctorate 4 years as per as UGC norm, they may be provided more than 2000 rupees of scholarship. So this is the thing. So thank you for watching, the video. So if you want this money in your account, then work hard. So good luck, best wishes to all of you, and I wish that you will succeed. So finally, good luck.